G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन। इस ग्रुप ऑफ सेवन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई टोक्यो जापान के अंदर। वहां पर उन्होंने बात करी कि किस तरह से हमें जो गाजा और इसराइल, बेसिकली हमास और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कैसे हम पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग इनके द्वारा अपील करी गई। मैं थोड़ा सा ना आपको G7 G20 इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, G7 की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर आपको ये 7 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। पहले इसके अंदर आप जानते हो रशिया भी हुआ करता था, पर जैसे 2014 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, उसके बाद रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया। तो आज के समय के ऊपर G7 आपको पता होना चाहिए। देखो, G20 भी न्यूज़ में है। ऑल दो G20 के अंदर ना, अब आप जानते हो, इन कंट्रीज के अलावा आपकी जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी ऐड हो चुकी है। भारत के अंदर जो नई दिल्ली के अंदर जो समिट हुआ था, वहां पर अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबरशिप यहाँ पे मिली थी। तो दरअसल G7 के अलावा भी ना G20 भी न्यूज़ में है। रीज़न इसका यही है कि देखो, इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो लगभग अब खत्म होने जा रही है। बहुत ही सक्सेसफुल हमने समिट किया, जो न्यू दिल्ली के अंदर हमें समिट देखने को मिला था, राइट। और अब समय आ चुका है किसका, ब्राजील का समय आएगा कि वो नया प्रेसिडेंट इसका बनने जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। तो इन्होंने भी यही करी है कि इनके एम्बेसडर ने भी, कि इंडिया ने काफ़ी अच्छे से काम किया, हमारी जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ थी उसको यहाँ पे काफ़ी सुदृढ़ किया, राइट। अब ब्राज़ील भी उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेगा, ताकि वही जो एजेंडा है उसके आगे एक कंटिन्यूटी मिल पाए, सिमिलर गोल्स और ग्लोबल सॉलिडारिटी की तरफ ये कदम बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों, डेट है आज की 9 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, देखो, आज शाम 4 बजे आप हमारे जो इस बार के टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 369 प्रियंका गोयल जी, इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे, नॉट इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो इनका जो टॉप ही था, ठीक है, पब एड के अंदर बहुत सारे बच्चों का ऑप्शनल भी होता है, उसके अंदर तो इंडिया में इन्होंने टॉप ही किया। बट एट द सेम टाइम जीएस के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडेंस और बहुत अच्छी टिप्स आपको ये देने जा रही हैं। तो इंश्योर कीजिएगा, नीचे कॉमेंट्स के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर लिंक पर क्लिक कर कर आप इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन बहुत हेल्प करेगा। आगे चलें। देखो, अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो ना 4 नवंबर को ना हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिस्कशन की थी इंडिया यूएस 2+2 मीट के बारे में, कि किस तरह से ये चीज़ होने जा रही है, जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे, एट सेम इनके जो काउंटर पार्ट होंगे वो यूएस के भी होंगे। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको करेक्ट करवाना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैंने उस दिन आपको पार्टनर्स बताए थे ना कि कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर सिर्फ ये 3 लिखे थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया। पर वहां पर आप एक चौथी चीज आप यूनाइटेड किंगडम को भी ऐड कर लीजिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया यूके के साथ भी 2+2 मीट करने लग गया है अब। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक क्या था। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ना ये न्यूज़ छपी थी, और एक्चुअल में आप नोटिस करो, जो न्यूज़पेपर थे ना, उन्होंने ही गलत रिपोर्ट कर दिया। वहीं से मैंने इस चीज़ को पिक किया था। तो वहां पर ये सिर्फ तीनों ही मेंशन थे, यूनाइटेड किंगडम को इंडियन एक्सप्रेस वालों ने मिस कर दिया था। तो मैंने भी आपके साथ वही डिस्कस कर दिया, बट बाद में एक स्टूडेंट ने मेरे साथ डिस्कस किया, फिर बाद में वी केम टू द कंक्लूजन कि यूके भी, अब यूके के साथ भी हमारा 2+2 मीट हो रहा है। तो प्लीज इसको आप भी अपने नोट्स के अंदर आप एडिट कर लीजिए कि यूके के साथ भी 2+2 मीट होती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, यूके और यूएसए, ये 5 देशों के साथ हम यहाँ पे ये चीज करते हैं। आई होप ये सारी जो कंफ्यूजन थी आप सबको क्लियर होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियाज हाइपरटेंशन मैप। हाइपरटेंशन जब हम बात करते हैं, हम बात कर किसकी कर रहे हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसका एक एनालिसिस यहाँ पे छपा है आपकी जामा नेटवर्क जर्नल के अंदर। इस नेटवर्क जर्नल के अंदर ना बात क्या करी गई है, रिगार्डिंग हाई ब्लड प्रेशर का, कितने पेशेंट्स हैं, क्या उनके बीच में कितने नंबर ऑफ पीपल है, और कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने डब्ल्यू के रिपोर्ट्स को भी देखा, तो यहाँ पे इन्होंने पाया कि इंडिया में ना लगभग 18-19 करोड़ के आसपास लोग हैं, ठीक है, 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर से यहाँ पे इंडिया में सफ़र करते हैं। पर आप नोटिस करो, लोग तो बहुत सारे हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ 37% लोग हैं जो अपने आप को डायग्नोस करवा पाते हैं। 30% लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, एंड सिर्फ 15% लोग कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो अपने बीपी को कंट्रोल में रख पाते हैं। एंड इन्होंने ये बात भी करी है कि आने वाले ना जो 17-18 साल है, 2040 तक, हम नियरली 4.6 मिलियन यानी कि 46 लाख डेथ्स को हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमने प्रॉपर ढंग से काम किया इसके रिगार्डिंग। तो अपने आप में ना लोगों की जान बचाने के लिए हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करना एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रायोरिटी हमें देखने को मिल जाती है।
इन्होंने इस तरह से पूरी चीज़ें बताई हैं, महिलाओं में कितना है, ठीक है ना? कौन-कौन से एज ग्रुप के रिगार्डिंग है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आई एम वेरी श्योर आप सभी लोग हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है? कभी ना कभी आपने आस-पास में आपने इसके रिगार्डिंग बातें सुनी ही होंगी। तो काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि क्या कारण रहते हैं। आपका ओबेसिटी हो गया, ठीक है ना? जो मोटापा हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आप कभी काम नहीं करते हो कुछ मतलब काम नहीं मतलब आपका काम बिल्कुल सुबह से लेके रात तक बस बैठकर करने का है। कोई उछल-कूद या कोई उठक-बैठक आपके ज़िंदगी के अंदर नहीं है। ओल्ड एज के अंदर भी हो जाता है। ज़्यादा आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हो या फिर हाई सॉल्ट डाइट्स को खाते हो, तो उससे भी ये दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। दरअसल में ना हाई ब्लड प्रेशर जनरली उसको कहते हैं जब आपका जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली वो 140, 90 या इससे भी हायर हो जाए। बेसिकली होता क्या है ना, ये जो पहला नंबर होता है इसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो सेकंड नंबर होता है ये होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का अर्थ बेसिकली ये होता है कि जब आपका जो दिल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, उस समय के ऊपर कितना प्रेशर है जो आपका ब्लड ना आपकी आर्टरीज़ के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो उसी प्रेशर की जो मेज़रमेंट है ना, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोला मैंने? कि बेसिकली आपका जो ब्लड है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है आपकी आर्टरीज़ के ऊपर, जब दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसी तरह से डायस्टोलिक की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरा नंबर जो है, ये बताता है जब आपका हार्ट मसल जब वो रेस्ट कर रहा होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, धक, 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 उसके बीच में जब रेस्टिंग होती है, तो उस रेस्ट वाले टाइम के ऊपर आपका जो ब्लड है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपकी आर्टरी वॉल्स के ऊपर, दैट इज़ डायस्टोलिक, ठीक है? तो इसी बात को बोलते हैं। नॉर्मली ये होना चाहिए 120-80 के आस-पास होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप देख पाओगे कि बाकी जैसे नंबर बढ़ता है तो इट टर्न्स आउट टू व्हाट वो आपका हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल जाता है। बाकी सिम्पटम्स आपके हेडेक हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्लड विज़न ये सारी चीज़ें। तो कैसे ऐसा ट्रीट कैसे करना है? अरे थोड़ा ठीक-ठाक खाना खाओ, ठीक है? वेट लॉस की तरफ थोड़ा काम करो, थोड़ा एक्सरसाइज़ करो, ठीक है? फिज़िकल एक्टिविटी तम्बाकू वगैरह क्विट करो, तो इन सभी चीज़ों से हो सकता है। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं, जिनमें स्पेशली इम्पोर्टेंट क्या है? आईसीएचआई ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव है, बहुत लोग सुनते नहीं होंगे इसके बारे में, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट सॉरी आईएचसीआई दैट इज़ इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये 5 साल का इनिशिएटिव है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर फोकस यही है कि हम इनको आइडेंटिफाई करें इन लोगों को, कहीं न कहीं उसके रिगार्डिंग वर्क करें, कैसे इनको मैनेज करना है, तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। इवन इस प्रोग्राम के लिए ना इंडिया को यूएन अवार्ड भी यहाँ पे मिला हुआ है कि इंडिया इसके लिए काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने इसके अलावा आप जानते हो 25 बाय 25 गोल भी यहाँ पे रखा हुआ है, जो कोशिश क्या कर रहा है कि 2025 तक ना जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, उसकी वजह से जो डेथ होती हैं, उनको हम 25% तक कहीं न कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके अलावा भी देखो कोशिश यही है कि ट्रीटमेंट हम 75 मिलियन पीपल तक पहुँचाएँ विद जिनको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है बाय 2025 तो ये हो गया हमारा इंडियाज़ हाइपरटेंशन मैप के बारे में आपको जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं दैट इज़ स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट एफएओ बेसिकली जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। तो पहले तो एक नाम पता होना चाहिए कि अच्छा ये रिपोर्ट निकालता कौन है, वो बात हमने देख ली। पर यहाँ पर ना इसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ हिडन कॉस्ट। क्या मतलब है सर हिडन कॉस्ट का? देखो आप एक चीज़ इमेजिन करो, आपने कुछ भी खाना खाया, ठीक है? तो कुछ खरीदा होगा ना मतलब जैसे मान लो आप चावल खा रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, तो उसकी चावल की कोई कॉस्ट होती होगी, ठीक है? आपने मान लो ₹20 किलो व्हाटएवर जो भी किलो चावल चल रहे हैं, तो वो तो कॉस्ट होती ही होती है। पर इसके अलावा यहाँ पे एफएओ बोलता है नहीं यार बहुत सारी ना हिडन कॉस्ट भी होती है। सर हिडन कॉस्ट का क्या अर्थ हो गया? मुझे एक बात बताओ, आप मान लो कुछ भी गलत चा खाते हो, गलत मतलब कुछ फ़ास्ट फूड या कुछ अनहेल्दी खाते हो, तो उस अनहेल्दी फूड खाने की वजह से क्या आपको बीमारियाँ होती हैं? सर बिल्कुल होती हैं। या फिर बीमारियाँ हो कह लो या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि आप ना उतना जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए, आप उतने प्रोडक्टिव नहीं होते। आपको मोटापा आ गया, आप उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं ये क्या हुआ? ये हिडन कॉस्ट हुई। आपकी हेल्थ कॉस्ट आप देख ही नहीं पा रहे। अगर आप अच्छा खाना खाते तो भैया आप हेल्दी रहते, पर क्योंकि आप गलत खाना खा रहे हो तो उस वजह से क्या हो गए हो आप? अनहेल्दी हो गए हो। तो आप ये अनहेल्दी होने की वजह से आप उतना जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे देश की इकोनॉमी के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे। क्या ये कॉस्ट आप देख पाए? नहीं देख पाए। इसी को बोल दिया क्या हिडन कॉस्ट सॉरी। ये आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसके अलावा हो सकता है कि आप अंडर नूरिश्ड रह गए हो, ठीक है ना? उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। देश में आपके पॉवर्टी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, तो ये भी कुछ सोशल कॉस्ट भी होती है।
इसके साथ में ही ना, जब आप इन तरह के अलग-अलग तरह के आप फूड आइटम्स को जब आप उनको बनाते हो, तो उस टाइम के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी एनवायरनमेंट कॉस्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया, नाइट्रोजन एमिशन किया, ये सारे क्या हैं? ये भी तो आपकी हिडन कॉस्ट हैं। तो हिडन कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एनवायरनमेंट हो गया आपका, आपका सोशल कॉस्ट हो गया आपका, और इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में अगर आप नोटिस करो, ये जो हिडन कॉस्ट है वो लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कुछ पॉइंट है आपको जो पता होने चाहिए। गेटिंग इट? इंडिया दुनिया का लगभग 8.8% हिडन कॉस्ट का अकाउंट करता है। ये भी नंबर अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाइना के केस में ये 20% है, यूएस में 12.3% देखने को मिल जाएगा। जैसा आपको बता ही रहा था, सोशल कॉस्ट हो सकती है आपकी, कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट हो सकती है, पर इंडिया में मेजरली कौन-सी कॉस्ट है, जो कि हमें प्रोडक्टिविटी लॉसेस की वजह से देखने को मिलती है, जो कि आपके डाइट पैटर्न्स आपके खराब हैं, उस वजह से ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। थोड़ा-सा एफएओ के बारे में भी जान लेते हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन क्या है? ये क्या है? यूएन की स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स आपको रोम, इटली के अंदर देखने को मिल जाएँगे। कोशिश इसकी यही है कि दुनिया भर के लोगों को कैसे हम ना अच्छी क्वालिटी का फूड कहीं न कहीं इंश्योर करवा पाएँ, ताकि फूड सिक्योरिटी को हम यहाँ पे अचीव कर पाएँ दुनिया भर के अंदर, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया डेफ़िनिटली इसका मेंबर है, और आज के समय इसके टोटल 195 मेंबर्स देखने को मिल जाएँगे, जिसमें 194 कंट्रीज़ और आपका यूरोपियन यूनियन बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ केएलआईपी, यानी कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पर ना, ये मुद्दा काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर है, कालेश्वरम का। बहुत सारे यहाँ पर ना इंजीनियरिंग लैप्सेस देखने को मिले हैं, ठीक है? और साथ ही साथ ना, जो अभी इलेक्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे तेलंगाना के अंदर, तो वहाँ पर भी ऐसा बोला जा रहा है कि काफ़ी कारण है कि इसके अंदर कुछ धांधली हुई है। अब एग्ज़ैक्टली मैं अब तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम ये सब चलते रहते हैं, कहीं न कहीं इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ चलती रहती हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ करप्शन हुई है। तो उस मुद्दे में हम जाएँगे नहीं कि एक्चुअली करप्शन हुई या नहीं हुई, बट पॉइंट ये है कि हमें इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और एक्चुअली मैं आपको ना एक मैप की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैप है आपका किसका? ये मैप है आपका तेलंगाना स्टेट का। अगर आप तेलंगाना स्टेट को देखोगे ना, तो तेलंगाना अपने आप में लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिल्कुल ठीक बात है, नीचे आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बाकी स्टेट्स देख सकते हो। तो अपने आप में लैंडलॉक्ड स्टेट है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ से सर कोई नदी-वदी जाती है? बिल्कुल जाती है। ये देखना यहाँ पे, इसको नोटिस करना, ये है आपकी क्या? ये आपकी गोदावरी रिवर है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, दिस इज़ योर गोदावरी रिवर, ठीक है? तो ये आपकी गोदावरी रिवर होगी सर, ओके। और यहाँ से ऊपर से ना एक रिवर आ रही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रणहिता। क्या नाम है? प्रणहिता। हमने पढ़ा भी हुआ है ज्योग्राफी के अंदर कि प्रणहिता इसकी ही ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर ना, इस एरिया के आस-पास ये जहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पर अ, आपको कालेश्वरम नाम की एक जगह देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से पता क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पानी का फ्लो अच्छा खासा है, क्योंकि प्रणहिता भी है, यहाँ पे गोदावरी भी है, तो पानी अच्छा खासा फ्लो हो देखने को मिलता है। पर अगर आप बाकी तेलंगाना के नीचे वाले राज्य देखोगे ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर ना उतनी पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं। अब किसानों को वहाँ पर भी तो पानी चाहिए, बिल्कुल सर पानी चाहिए। तो पानी हम क्या कर सकते हैं? सर पानी इधर से डाइवर्ट कर देते हैं इधर को। बात आपकी ठीक है कि पानी सर नीचे की तरफ डाइवर्ट कर दो, पर डाइवर्ट करना पता आसान कब होता है? वो आसान होता है कि आप ना ऊपर खड़े हो और आपने नीचे की तरफ पानी बहा दिया, तो अपने आप वो बह के चला जाएगा, है ना? पर यहाँ पर उल्टा है। उल्टा कैसे है कि जो ये ऊपर वाला एरिया ना, ऊपर वाला मतलब जो कलेश्वरम वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ऊपर वाली साइड, तो जो कालेश्वरम वाला एरिया है, वो थोड़े नीचे वाली साइड के ऊपर है। कि वो नीचे है, और जहाँ आपको पानी भेजना है, वो हाइट के ऊपर है। आप खुद सोचो यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से नीचे तो पानी पहुँच जाएगा, मतलब आपने ऊपर से पानी छोड़ा, नीचे अपने आप जाके पहुँच गया। पर नीचे वाली साइड से लो हाइट, जहाँ पे हाइट लो है, वहाँ से आपने पानी पहुँचाना है ऊपर वाली हाइट के ऊपर। ये तो अपने आप में काम बड़ा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल, मुश्किल काम है, और इसीलिए हमने ये लेकर आए केएलआईपी, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पर फ़ोकस पता क्या किया जा रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा, आपकी लिफ्ट इरिगेशन का यूज़ किया जाएगा। बेसिकली थोड़े-थोड़े एरिया के ऊपर ना आप पानी को हाइट के ऊपर लेके जाओगे। क्योंकि वहाँ पे हाइट कम थी ना, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसको एक डिसेंट हाइट पे लेके गए, फिर आपने पानी को रिलीज़ किया। फिर एक और जगह आई, वहाँ पर फिर से आपने हाइट पे लेके गए पानी को, फिर आपने इस तरह से रिलीज़ किया। तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट था। इसी वजह से इसके ऊपर ना 80,000 करोड़ का खर्चा एस्टिमेट किया जा रहा था, पर अब तो ये नंबर 1 लाख करोड़ को भी
क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर आपको मेदिगाड़ा सबसे इम्पोर्टेंट बैराज देखने को मिलता है, उसके अलावा अनावरम हो गया, सुंदीला हो गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट बैराज देखने को मिल जाएँगे। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा। बैराज यहाँ पे मेदिगाड़ा के ऊपर बनाया गया है। रिवर्स पंपिंग होती है वाटर की, ठीक है? पंपों के माध्यम से ना इस तरह से करा जाता है। तो अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट था, ठीक है? 2019 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। जैसा होता ही है, फिर से कंट्रोवर्सीज़ के अंदर आ चुका है ये, ठीक है? कोशिश इसकी ये थी, बनाया इसलिए गया था ताकि जो आपका 45 लाख एकड़ का जो एरिया है ना, वहाँ पर ड्रिंकिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, उसके लिए पानी प्रोवाइड किया जा पाए आपके अलग-अलग तेलंगाना के अलग-अलग एरियाज़ को। तो ये है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, एक छोटा-सा टॉपिक है, जय दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। देखो आप एक चीज़ इमेजिन करो, जब भी ना कहते हैं कि अगर आपने एक मेल को शिक्षित कर दिया ना, तो आपने एक इंसान को शिक्षित किया। पर अगर आपने लेट्स से एक फीमेल को शिक्षित कर दिया, तो आपने एक पूरी फैमिली को आपने शिक्षित कर दिया। ये बातें आप सभी ने सुनी होंगी। अब आप मुझे बताओ, जैसे हम बात करते हैं पानी बचाने की या फिर पानी के ट्रीटमेंट की, इस तरह की हम बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो तो महिला ना पानी की इम्पोर्टेंस समझती है। तो अगर हमने महिलाओं को इसके रिगार्डिंग थोड़ा मतलब उनको फ़ैमिलियराइज़ कर दिया, तो कहीं न हो सकता है कि लंबे समय तक ना हम ये चीज़ कर पाएँ। महिलाओं के अंदर ना एक ओनरशिप सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी, बिलॉन्गिंगनेस आएगी और वो इस चीज़ को बेहतर ढंग से इस चीज़ को एड्रेस कर पाएगी। अब इसी चीज़ के लिए ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ना ये एक चीज़ स्टार्ट करी दैट इज़ वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन क्योंकि दिवाली के टाइम के ऊपर हो रहा था तो जय दिवाली इसके साथ यहाँ पे नाम रख दिया गया कैंपेन का नाम। तो 7 नवंबर को ये शुरू हुआ था और आज ये खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर आप समझना कि मुद्दा चल क्या रहा है, यहाँ पे अलग-अलग स्टेट्स यूटीज़ का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है और 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएँ हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर कर क्या रहे हैं सर? देखो एक्चुअल में फ़ोकस इसका ये है कैंपेन का कि महिलाओं को ना जो अलग-अलग आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग के उनको विज़िट करवाया जाए कि कैसे ये चीज़ फंक्शन करती है। उनको सिखाया जाए इसके रिगार्डिंग। आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा आर्टिकल्स वगैरह क्रिएट किए जाएँ, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो और महिलाओं को हम एजुकेट करें इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, इनके जो विज़िट्स वगैरह होंगे उसके माध्यम से। अब इससे होगा क्या, जब इनको नॉलेज होगी ना, तो वुमेन को पता लग पाएगा कि अच्छा यार, वाटर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साफ़ पानी, स्वच्छ पानी पीना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब इनको पता लग पाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो देख पाएँगी यार कितना जो हमारे घर पे पानी आ रहा है, क्या वो एक्चुअल में उसी क्वालिटी का आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? लोगों को सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और साथ-साथ जेंडर इक्वालिटी भी इससे साथ प्रमोट होगी, ठीक है ना? और एक तरह की ओनरशिप भी आ पाएगी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स मतलब सारी चीज़ें ये आपकी जय दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन के अंतर्गत देखने को मिल जाएँगी। दरअसल में है क्या ना, ये अगर आप नोटिस करोगे, ये अमृत जो हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत ही ये चीज़ देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे पार्टनरशिप किसकी है? एनयूएलएम की। थोड़ा-सा मैं दोनों के बारे में आपको समझा देता हूँ, अमृत के बारे में भी और एनयूएलएम के भी। जब हम बात करते हैं अमृत की, इट इज़ अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये 2015 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कोशिश ये थी कि जो अलग-अलग हमारी जो सिटीज़ हैं, ठीक है? वहाँ पर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ, प्रॉपर सीवरेज मेंटेनेंस हो, ग्रीन स्पेसेस हों, ठीक है? वाटर ड्रेन्स का प्रॉपर प्रोसेस हो, ये सारी चीज़ों के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। बाद में इसका सेक 2.0 वर्ज़न देखने को मिलता है, जो कि 2021 में स्टार्ट होता है और 26 तक ये चलेगा। अब एनयूएलएम की अगर मैं बात करूँ, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही लॉन्च किया था। फ़ोकस क्या था कि आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या किया जा पाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे डिप्लॉय कर पाएँ, तो ये यहाँ पे फ़ोकस था इस चीज़ का। आई होप आप जय दिवाली और आपका अमृत और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में जान चुके होंगे। एक छोटा-सा टॉपिक और है, ये हमें ना एक्चुअल में इस लोकेशन जाननी है, इस पर्टिकुलर वोल्केनो की, ठीक है? थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है नाम मुझे पता है प्रोनाउंस करना, तो इस पर्टिकुलर वोल्केनो की अगर आप लोकेशन समझोगे, तो दरअसल में ना जो आपका रशिया का जो कामचातका पेनिनसुला है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कंट्री का नाम बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए कि रशिया का जो नॉर्दर्न कामचातका पेनिनसुला है, वहाँ पर ये रिसेंटली जो वोल्केनो है, इरप्ट हुआ है। ये एक क्या है, आपका एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो है। आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी की जब क्लासेस करी होंगी ना, उसके अंदर आपने स्ट्रैटोवोल्केनो के बारे में पढ़ा होगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट वोल्केनोज़ हैं, हम यहाँ पर स्ट्रैटोवोल्केनो के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। स्ट्रैटोवोल्केनो की जब हम बात करते हैं ना, तो आप देख पाओगे ये इरप्शंस काफ़ी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हमें देखने को मिल जाती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो लावा है ना इस तरह से वेंट से मतलब निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है और जो शेप होती है ना इसकी, वो शेप इस तरह से आपकी एक सिमेट्रिकल कोन, ठीक है? उसकी फॉर्म में हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ स्ट्रैटोवोल्केनो और यहाँ पर आपकी एक लावा की लेयर, फिर ऐश, लावा इस तरह से ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अपने आप में ना काफ़ी ये स्टीप कई बार
देखने को मिल जाता है और काफ़ी, ठीक है ना, साइड्स की काफ़ी स्टीप होती हैं और उसकी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है। अगर आप शील्ड के देखोगे ना, शील्ड वोल्केनो जो शील्ड में कोन टाइप नहीं होती, वो शील्ड की तरह होता है। पर यहाँ पर आपके स्ट्रेटो वोल्केनो में जो शेप होती है वो कोन की तरह हमें देखने को मिल जाएगी। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होगा, ठीक है? अब कई बार डिस्कस किया हमने कि यहाँ पर मैक्सिमम जो वोल्केनोज होते हैं इसी एरिया में हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारी आपकी जो अलग-अलग प्लेट बाउंड्रीज़ हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो उसके पीछे का कारण भी बनती हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कामचाटका पेनिनसुला की, वो भी आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कारण बनता है कि यहाँ पर आपको वोल्केनोज़ अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रेटो वोल्केनो मैंने आपके लिए बता रखी है। कामचटका पेनिनसुला की अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर आपको इस साइड के ऊपर बेरिंग सी देखने को मिल जाएगा, फिर पैसिफिक ओशन आता है और यहाँ पर सी ऑफ ऑक्सटॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लोकेशन आपको थोड़ी-सी यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। कल एक निक्षय पोर्टल डिस्कस किया था, उसका भी आप आंसर मुझे नीचे बता देना। उसी के अलावा 2 क्वेश्चन्स आपको दे रहा हूँ जिनका आपने मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है कि भूटान के साथ किस-किस की स्टेट की बाउंड्री टच होती है। देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर भूटान न्यूज़ में रहा है, तो अपने आप में इसकी लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ में ही कल हमने लीप एड इनिशिएटिव पढ़ा था, तो इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना, देखते हैं आपको कितनी चीज़ें याद हैं इसके रिगार्डिंग। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक था सीआईसी, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, क्या एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल गलत, ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? उसी तरह से ये बात कर रहा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये कह रहा है कि आसियान कंट्रीज़ ने इसको अनाउंस किया था 2022 के अंदर। सर ये बात भी गलत है, क्यों? क्योंकि जो हमारी क्वाड कंट्रीज़ थी ना, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। रेड सैंडर्स की बात करें तो ये कह रहा है एंडेंजर्ड है आईयूसीएन के अंदर, ये बात बिल्कुल करेक्ट बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट फॉर 2023, रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो किसने रिलीज़ किया? तो देखो जो हमारा आईईपी है ना, दैट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। इन्होंने बात क्या करी है? इन्होंने बात करी है कि दुनिया भर में जो आपके अलग-अलग कंट्रीज़ के द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट्स जो फेस किए जा रहे हैं ना, उसके बारे में बात करी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इकोलॉजिकल थ्रेट्स की अगर हम बात करो, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ सहारन अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। इवन बाकी और कंट्रीज़ के रिगार्डिंग भी इन्होंने बात करी है कि जो जैसे वल्नरेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ हो रही है। तो एक्चुअल में आपको मेजरली यही पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल थ्रेट होते क्या हैं एंड किस तरह से जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की, उसने इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया है। अरोरा लाइट्स के रिगार्डिंग मैंने आपसे एक कल होमवर्क पूछा था, तो देखो बहुत एक सिंपल ही चीज़ है, आपने आई एम श्योर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा भी होगा। आपको ना इस तरह की, ठीक है ना, कुछ मेरे फ्रेंड्स गए भी थे अभी रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोटोज़ भेजी भी थी। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी-अच्छी इस तरह की ना आपको कलरफुल लाइट्स आपको स्काई के अंदर देखने को मिल जाती हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं सूरज की, तो सन से हमारे पास ना जो अलग-अलग तरह के जो चार्ज्ड आयन्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? तो जो सोलर विंड्स कह सकते हो, तो सोलर विंड्स क्या होता है कि बहुत ही तेज़ी से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ ना इंटरैक्ट करती है और जब ये इंटरैक्ट करेंगी, तो कहीं न कहीं अलग-अलग जो गैसेज़ हैं, उनके साथ भी इंटरैक्ट करेंगी। तो जिस गैस के साथ ये टकराती है ना, तो अकॉर्डिंगली उसको भी ये चार्ज कर देती हैं। वहाँ से फिर लाइट का हमें एमिशन होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ एमिशन होता है, तो कई बार हमें ग्रीन लाइट देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड कई बार जैसे नाइट्रोजन का एमिशन हो रहा है, उससे आपको रेड ग्लो देखने को मिल जाएगा। राइट? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो होता पता क्या है? तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे, ये आपको ना जो बिल्कुल आपका अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और बोरियोलिस अकॉर्डिंगली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ था ऑरोरा बोरियोलिस अभी रिसेंटली देखने को मिला बुल्गारिया के अंदर सबसे पहली बार। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे दे रखी है। जैसे जो लैटीट्यूड होता है उनका 3 से 6 डिग्री वाइड होता है। आपके जियोमैग्नेटिक पोल से 10 से 20 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये तो मैंने बता ही दिया, चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बता दिया, कैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल में होता है और ये जो फिनोमेना होता है ये आपका आइनोस्फीयर लेयर के अंदर होता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।